अगर आपको पता चले। इस सत्र में हम लोग बात करेंगे कर्नाटक चुनाव पे और हमारे साथ होंगे BS अरुण। डेक्कन हेराल्ड का वहाँ से निकलने साउथ का एक मशहूर अखबार है डेक्कन हेराल्ड, उसके फॉर्मर डिप्टी एडिटर रह चुके हैं। और भी जो गेस्ट हमारे हैं इसमें इस सत्र में आगे आएंगे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। कर्नाटक में ना बहुत कुछ हो चुका है, जैसे जगदीश शेट्टार बीजेपी के बड़े नेता थे, वो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। टिकट नहीं मिलने का गुस्सा था, चले गए और पार्टी के दूसरे बड़े नेता पे आरोप लगा दिया कि वो ब्लू आइड बॉय हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में हेडलाइन थी, मुझे यहाँ तक याद है 3-4 दिनों पहले आया था। और वो चले गए कांग्रेस में। और फिर टिकट बंटवारे में जो भसड़ हुई है, तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव जैसी स्थिति है, जहाँ पे बीजेपी ने जब टिकट बांटा तो संघर्ष और भगदड़ शुरू हुई। क्या वही स्थिति है? मुझे नहीं पता। मैं दिल्ली में, नोएडा में बैठा हूँ, कर्नाटक में बैठे हुए वहाँ पे नज़र बनाए हुए पत्रकार मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो मैं उनका रुख करूँगा। तो मैं BS अरुण जी से बातचीत शुरू करूँगा। BS जी, अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया नेता नगरी में जुड़ने के लिए। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ सर। तो एक तो मैं थोड़ा और समझना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कर्नाटक में, और कुछ सवाल होंगे मेरे, जैसा नेता नगरी में हम करते हैं। मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ, तो हो सकता है मुझसे कुछ गलतियाँ हों। एक तो सर सबसे पहली बात कि चुनावों में टिकट बंटते हैं, विवाद होता है, नहीं होता है, कई नेता पार्टी छोड़ते हैं, कई के बच्चों को टिकट नहीं मिलता है, कई के घर वालों को टिकट नहीं मिलता है। इस तरह की खबरें चुनावों में बहुत आम होती हैं सर। लेकिन कर्नाटक में ये जो भगदड़ हुई है, जगदीश शेट्टार का छोड़ के चले जाना, लक्ष्मण सावदी जैसे नेता का छोड़ के चले जाना, और प्लस कर्नाटक में जो लिंगायत और वोकलिगा समुदायों के बीच की जो पॉलिटिकल टसल है, ये इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? एक विधानसभा चुनाव का उसका टिकट बंटवारा इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? सर प्लीज बताइए। सिद्धांत जी। जी सर बताइए। कर्नाटक में भाजपा का कोर सपोर्ट है वो लिंगायत का होता है। लिंगायत लोग 20% इनका पॉपुलेशन है कर्नाटक में, और काफी दे आर वेल टू डू पीपल। और बीजेपी का 2000 से, मतलब फ्रॉम द ईयर 2000 वो काफी अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं भाजपा को। अब क्या हुआ कि शेट्टर फॉर्मर पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे, और सावदी पहले पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, वो सब पार्टी छोड़ के गए हैं। तो ये दोनों लिंगायत के बड़े नेता हैं, और ये हैदराबाद मुंबई कर्नाटक से आते हैं। मतलब ये एक बेलगाम से और एक हुबली धारवाड़ से। ये इस एरिया में, इस रीजन में भाजपा का काफी सपोर्ट है। ये इसलिए कि इनका जो पार्टी छोड़ना ये बहुत अहम बात हुआ है, क्योंकि भाजपा को लगता है शायद ये भाजपा छोड़ के गए हैं, और लिंगायत सपोर्ट भी हमारा साथ शायद नहीं होंगे। तो ये बड़ा मुद्दा बन गया है, और कांग्रेस भी काफी अच्छी तरह से इसको एक्सप्लॉइट कर रही है। और कांग्रेस ने बोल रहा है कि ये इंसल्ट है लिंगायत का जो बीजेपी ने किया है, और ये इनका यूज एंड थ्रो पॉलिसी है। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसा वो कह रहे हैं। को बीजेपी काफी मतलब एम्बरास्ड है, और काफी सेटबैक हुआ है शायद। तो इसलिए उन्होंने आज कल एक मीटिंग हुआ परसों रात को, और उसमें शायद उन्होंने डिमांड किया है कि अगली मुख्यमंत्री लिंगायत ही होना चाहिए। ऐसे हाईकमांड को एक डिसीजन लेना चाहिए। तो ये इससे निर्भर होता है कि कितनी अहम बात है कि ये लिंगायत सपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट है भाजपा को, इससे साबित होता है। और अपने लिंगायत और वकलिका के बारे में पूछ रहे थे। वकलिका जो वोटर्स है वो ज्यादातर जनता दल सेक्युलर जो है देवेगौड़ा का पार्टी है जी, तो इनको सपोर्ट करते हैं। और इनका जो सपोर्ट बेस है वो मैसूर, ओल्ड मैसूर रीजन कहते हैं हम यहाँ कर्नाटक में। इसका मतलब है मैसूर, मंड्या, रामनगरा और कोलार, इस क्षेत्र से जुड़ा है। और यहाँ 50 के ऊपर सीटें हैं, और इसमें ज्यादातर मेजॉरिटी जो सीटें हैं वो जनता दल को जा रही है पहले 3 या 4 चुनाव में, और उसके जो बाकी है वो कांग्रेस और भाजपा को जाते हैं। तो इस बार भी
यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी, उनकी बेटा निखिल कुमार, ये दोनों लड़ रहे हैं। और कांग्रेस से डीके शिव कुमार इससे यहाँ से लड़ रहे हैं। और मैसूर से पूर्व मुख्यमंत्री शिव कुमार, डीके शिव कुमार, जहां अगर मैं गलत नहीं वो खुद वोकालिगा समुदाय से आते हैं सर ना? हाँ, वो वक्कलिगा है। कुमारस्वामी वक्कलिगा है। लेकिन ये सिद्धरामैया ये कुरुबा कास्ट है, मतलब ओबीसी है जी। तो ये 4-5 जो लीडर्स है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी पावरफुल भी है। वो इसके क्षेत्र से आते हैं। अरुण तो सर, हाँ बताइए प्लीज, सॉरी मैंने इंटरप्ट कर दिया, बताइए। नहीं, ये दोनों बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ओल्ड मैसूर से अच्छी तरफ जीत के आते हैं वो विधानसभा में पार्टी का मतलब गवर्नमेंट में शामिल होता है। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ। कहानी है जगदीश शेट्टार की। जब येदियुरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा था, जब उन पर लोकायुक्त की जांच बैठी थी माइनिंग के केस में और येदियुरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा था, तो कई लोगों ने एक साथ दावेदारी पेश की थी, लेकिन दो नाम एकदम फलक पे सामने आए थे। एक सदानंद गौड़ा का, डीवी सदानंद गौड़ा का, दूसरा जगदीश शेट्टार का। येदियुरप्पा जो खुद लिंगायत समुदाय से आते हैं, उन्होंने वोकालिगा समुदाय से आने वाले सदानंद गौड़ा को बैक किया क्योंकि येदियुरप्पा को लगता था कि लिंगायत में उनसे बड़ा नेता कोई दूसरा न हो। फिर सदानंद गौड़ा और येदियुरप्पा के बीच में कर्नाटक में जो टसल हुआ वो सभी ने देखा। सबको लगता था कि सदानंद गौड़ा येदियुरप्पा के कहने पे चलेंगे, लेकिन सदानंद गौड़ा ने अपना अलग फ्रंट खोल लिया, टसल बढ़ा। और फिर आए सीन में शेट्टार। जगदीश शेट्टार ने फिर येदियुरप्पा का साथ पकड़ा, येदियुरप्पा ने जगदीश शेट्टार को बैक किया और सदानंद गौड़ा को कुर्सी से हटाया गया और शेट्टार फिर कुर्सी पे बैठते हैं। ऐसी ये कहानी है जगदीश शेट्टार के सीएम की कुर्सी पे पहुंचने की। इसके बाद जो होता है वो सबको पता है। जगदीश शेट्टार खुद लिंगायत समुदाय के नेता, येदियुरप्पा खुद लिंगायत समुदाय से आने वाले नेता। एक अच्छी केमिस्ट्री एक समय में हुआ करती थी। जगदीश शेट्टार जा चुके हैं, आपके लक्ष्मण सावदी जा चुके हैं। क्या बीजेपी के पास लिंगायत समुदाय से आने वाले नेताओं में इस समय सिर्फ और सिर्फ येदियुरप्पा का नाम है जो प्रोमिनेंट नाम है? क्या यही एक नाम है जो एक बड़ी फेरबदल के लिए है, कि मुंबई को भी इसमें एक बड़ा फैक्टर गिना जा सकता है? एक सवाल ये है सर। दूसरा सवाल इसमें मेरा ये है, कांग्रेस के पास अभी क्या है वीरेंद्र पाटिल के अलावा लिंगायत समुदाय, जो कि अगर आपको कर्नाटक में चुनाव जीतने हैं तो लिंगायत और वोकालिगा समुदायों को समझना पड़ेगा, उनके वोट बैंक को जानना पड़ेगा। ये हम सब लोग जानते हैं। जैसे खासकर यूपी और बिहार में हर जगह चुनाव में होता है कि आपको पॉकेट्स में चुनाव लड़ने पड़ते हैं, अलग अलग ग्रुप के हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। तो ये दोनों सवाल कि बीजेपी के पास अभी कौन है जो लीड करेगा और कांग्रेस के पास कौन है जो लीड करेगा। क्योंकि जगदीश शेट्टार आए, लेकिन जगदीश शेट्टार कितने रिलेवेंट है कांग्रेस में, ये भी सवाल है। सर थोड़ा सा बताइए। मैंने थोड़ा सा घिचपिच करके पूछ लिया, लेकिन प्लीज बताइए। नो प्रॉब्लम। अच्छा, ऐसा है कि येदियुरप्पा लिंगायत में सबसे टॉलेस्ट लीडर है और एक ही लीडर है, दूसरी लीडर नहीं है वहां। शेट्टार भी एक लिंगायत लीडर है, लेकिन उनकी जो पर्सनालिटी है वो सारे कर्नाटक में नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि हिज इन्फ्लुएंस इज लिमिटेड, वेरी लिमिटेड टू हुबली धारवाड़। ये इससे बाहर जाता नहीं है। लेकिन येदियुरप्पा जो है ये मास लीडर है, सारे कर्नाटक उनको जानते हैं, शेट्टार को नहीं जानते। लेकिन शेट्टार वो लिंगायत होने के नाते वो समुदाय की लीडर बन चुका है। और इसकी ये जो अब ये जो हुआ है, पार्टी छोड़ के गए हैं, इसलिए इनकी महत्व भी ज्यादा हो गया है। लेकिन ये मास लीडर नहीं है, तो इस घटना से ज्यादातर मुझे लगता नहीं है कि ये वोटर्स इन्फ्लुएंस होंगे। लेकिन जो येदियुरप्पा जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है और शुरू से ये पार्टी बिल्ड किया है कर्नाटक में। पहले पार्टी का सिर्फ 4 विधायक थे, उसके बाद अब 100 से ज्यादा हो गया है। लेकिन एक बात यह है कि कर्नाटक में भाजपा का कभी भी मेजॉरिटी नहीं आया था। फिर भी येदियुरप्पा ने, अब 80 साल है उनका, और इस उम्र में भी वो बहुत कोशिश कर रहा है कि पार्टी जीत के आए और दोबारा गवर्नमेंट में आए। ठीक है। और फिर कांग्रेस वाली बात कि कांग्रेस में कौन है?
कांग्रेस में वही चीज ये प्रॉब्लम है कि कोई स्टेट वाइड जो इन्फ्लुएंस करने वाले लीडर नहीं है। एक है ये एमबी पाटिल है, ये बागलकोट क्षेत्र से आते हैं, लेकिन सिर्फ, और शामनूर शिवशंकर पहल, लेकिन ये बहुत एज हो गया है इनका। ये श्री पाटिल है, एमबी पाटिल, ये मानते हैं कि वो भी एक मुख्यमंत्री की पद के दावेदार है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सिद्धरामैया और शिव कुमार इनको छोड़ेंगे मुख्यमंत्री बनने के लिए। ये प्रॉब्लम है कांग्रेस का, इसलिए जब शेटर और सऊदी पार्टी छोड़ के आए, ये कोई मतलब दे डिडंट सी एनीथिंग, दे जस्ट ग्रैब्ड दीज टू लीडर्स और जुड़ गए वो कांग्रेस में। हाँ, मतलब लिंगायत नेता आ रहा है, इसको ग्रैब करो, वो वाला सीन था। हाँ हाँ जी जी। सो कांग्रेस वांट्स टू बिल्ड अ नैरेटिव आउट ऑफ दिस डेवलपमेंट। अच्छा सर, अब मैं आता हूँ जो शेट्टार की कहानी पे। और शेट्टार ने जो कहा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ज्वाइन करते समय, बीजेपी छोड़ते समय कहा कि बीएल संतोष के ब्लू आइड बॉय की वजह से छोड़ रहा हूँ। बीएल संतोष ये कर्नाटक से आते हैं, अभी ये है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, दिल्ली में बैठता है। पहले ये आरएसएस जुड़े हुए नेता है। कर्नाटक में जो कोस्टल एरिया है उडुपी से आते हैं ये, और इंजीनियरिंग की डिग्री होल्डर है। उसके बाद फुल टाइम आरएसएस के प्रचारक बन गए। उसके बाद कर्नाटक में पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बन गया। आपको पता है कि आरएसएस ने लोन करते हैं, मतलब एक नेता को पार्टी को भेजते हैं जो सेक्रेटरी बनता है बाद में। ऐसे ही कर्नाटक में संतोष बन गया जनरल सेक्रेटरी। और उस वक्त ये जो जनरल सेक्रेटरी थे, उस वक्त कर्नाटक में पार्टी का गवर्नमेंट चल रहा था, और नजदीक से संतोष जी ने देखा कि पार्टी कैसे, गवर्नमेंट कैसे चलता है, क्या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और इनकी और येडियुरप्पा जिस समय का मुख्यमंत्री थे, इनके और येडियुरप्पा की जो रिलेशन थे वो अच्छे नहीं थे, क्योंकि ये जो उस वक्त येडियुरप्पा के करप्शन चार्जेस भी, उसके बारे में काफी चर्चा हो रही थी। उसके बाद येडियुरप्पा ने रिजाइन किया, उनकी जेलवास भी हो गया। उसके बाद संतोष जी दिल्ली आ गए, दिल्ली में जनरल सेक्रेटरी बन गए। और इनकी जो क्षमता है या छवि है वो अब सबको पता है। और मैं सुना है कि ये मोदी जी और अमित शाह का काफी क्लोज माने जाते हैं। और कर्नाटक में अभी कई साल से हम सुन रहे हैं कि काफी इन्फ्लुएंस कर रहे संतोष। और इस चुनाव में एक सिंस दीज टू लीडर्स हैव गॉन आउट, इसकी कह रहे हैं कि संतोष जी का हाथ है इसके पीछे। इसीलिए शेट्टर और सऊदी पार्टी छोड़ के गए हैं। लेकिन सऊदी एक 2018 में इनकी डिफीट हुआ था सऊदी का। फिर भी ये संतोष जी सऊदी को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया। हाँ, तीन डिप्टी सीएम बनाए गए थे जब सत्ता पलट हुआ था 2019 में। और सऊदी एक कुमारस्वामी की सरकार गिरी थी। जी जी। तो सऊदी जब पार्टी छोड़ के गए, वो कहा कि संतोष जी मेरा मेंटर है। उनका जो उन्होंने टेलीफोन किया था, लेकिन मैं रिसीव नहीं किया, इसीलिए कि मुझे उस समय उनसे बात करना मैं नहीं चाह रहा था करके पार्टी छोड़ के गए। लेकिन शेट्टर ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो छोड़ दिया पार्टी, कहा कि ये सब मेरे टिकट डिनाइल होने के लिए सिर्फ एक ही कारण है, वो संतोष है। संतोष से मेरा टिकट छूट गया और मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ इसके लिए, ऐसे बोल के चले गए। तो अभी जैसा अरुण जी से हमारी बात हो रही थी, वो हम लोग प्रॉब्लम एरियाज पे डिस्कशन कर रहे थे। और प्रॉब्लम एरियाज में ये था कि शेट्टार का जाना, लक्ष्मण सावदी का जाना, और फिर जो काउंटर अटैकिंग चल रही है, जो प्रॉब्लम एरियाज दिखाई दे रहे हैं लिंगायत समुदाय को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, क्योंकि जेडीएस के बारे में कहा जाता है कि वो मूलतः वो कलिंगा समुदाय के पॉलिटिक्स पर ज़्यादा केंद्रित हैं।
हो सकता है मैं गलत हूँ, आप लोग उस पर करेक्ट करिएगा। मैं स्वाति जी आपके पास आता हूँ सबसे पहले। स्वाति जी, स्वाति चंद्रशेखर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अभी जुड़ी हैं। सर मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। मुझे ये बता दीजिए कि इस पूरे गेम में कांग्रेस की स्ट्रैटेजी, कांग्रेस किस प्लान पे काम कर रही है? आपको दो लिंगायत के बड़े नेता तो मिल गए, जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी। उतने बड़े भी नेता नहीं हैं जितने बड़े येदियुरप्पा हैं, या कोई भी जितना बड़ा नेता है उतने बड़े नेता तो नहीं है आप लिंगायत समुदाय के। लेकिन हमारे तरफ कहते हैं, कहावत है, भागते भूत की लंगोट ही सही। तो आपको कुछ भी मिल गया लिंगायत के नाम पे, तो आप लेकिन कितना साध पा रहे हैं इस पॉलिटिक्स को? आप 224 सीटों वाली विधानसभा में आप कितना टिक रहे हैं इस बेसिस पे कि लिंगायत के दो नेता हैं और थोड़ा बहुत आप अपरोर मचा सके हैं बीते कुछ दिनों में? प्लीज बताइए स्वाति जी, और आगे की आप प्लानिंग है कांग्रेस की। देखिए, अगर कांग्रेस का स्ट्रेटजी पर आए तो फिर मुझे लगता है ये जो पूरा चुनाव चल रहा है कर्नाटक, ये एक नैरेटिव लेस चुनाव है। हमेशा एक नैरेटिव तो ऑपोजिशन के पास होता है या एक नैरेटिव रूलिंग के पास होता है, और ज्यादातर जहां पे ऑपोजिशन स्ट्रांग है जैसे कर्नाटका में है, तो फिर हमेशा एक नैरेटिव के साथ हमें एक चुनाव चलता है। पर इस बार मान लीजिए आप एक करप्शन चार्जेस लगा रहे, या आप एक इन्फ्लेशन की चार्जेस लगा रहे, या महंगाई के बारे में बोल रहे, पर कर्नाटका में इस बार एक दो हफ्ते में जो भी मूड चला, बीजेपी से जितने भी लोग आए कांग्रेस को ज्वाइन किए, और छोटे मोटे जो सेकंड लाइन लीडर्स जो हम कहते, तो फिर उनको जिनको टिकट नहीं मिले उन लोगों ने जेडीएस जाके ज्वाइन की। ये सब पूरा कहानी चलने के बावजूद भी अभी इस बार मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसकी वजह से कांग्रेस का क्या होने वाला है, बीजेपी का क्या होने वाला है, पर मैं जो ग्राउंड पे चल रहा है उसके बारे में आपको बताना चाह रही हूँ कि इस बार जो चुनाव है उसमें कितने भी कोशिश करें पर कांग्रेस एक नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी बहुत फायदे में है क्योंकि कांग्रेस कोई नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहे और बीजेपी ने कोई एंटी इनकम्बेंसी फेस नहीं कर रहे, वो तो एक अलग सब्जेक्ट है। पर जब आप कांग्रेस के बारे में बात करेंगे कर्नाटका में, कांग्रेस एक नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहे। पर जो भी कांग्रेस के साथ चल रहे और जो भी अभी बीजेपी कोई भी गलती कर रहे हैं, वो बाय डिफॉल्ट कांग्रेस के लिए फायदा हो रहा है, और उससे कांग्रेस जितने भी लाभ हो सकते हैं हमेशा हर एक पॉलिटिकल पार्टी जैसे करते हैं, तो फिर उसका फायदा कांग्रेस तो पूर्ण तरीके से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कर्नाटका में भी कांग्रेस कर रहे हैं। तो क्या और मान लीजिए जैसे शट्टर ने लिंगायत कम्युनिटी से कांग्रेस पे आए और सऊदी ने कम्युनिटी पे कांग्रेस पे आए, कांग्रेस में कोई बड़ा एक लिंगायत का चेहरा नहीं था, और कांग्रेस कभी लिंगायत को रखे स्पेशली एटलीस्ट आफ्टर 2010-13 आप अगर मानोगे तो फिर सिद्धरामैया का एक बड़ा छवि कांग्रेस में आने के बाद तो फिर कभी कांग्रेस लिंगायत के ऊपर बैटिंग कभी किया। पर इस बार कांग्रेस का वो जो वोट बैंक है, जो अहिंदा हम जो कहते हैं, जो माइनॉरिटीज हो गया या ओबीसी हो गया और दलित हो गया, तो फिर ये जो वोट बैंक है कांग्रेस का, उसी के ऊपर कांग्रेस अभी भी बैक कर रहे हैं। पर अभी जो मिला है कांग्रेस के लिए वो तो मुफ्त में मिला है, उससे जो फायदा होगा, नुकसान तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, नुकसान तो बिल्कुल बीजेपी के लिए तो नुकसान ही है। एक नैरेटिव सेट हो रहा है कि बीजेपी लिंगायत को नेग्लेक्ट कर रहे क्या। पर ये मुझे मतलब मैं एक जो मेरा एनालिसिस है जो मैं बताना चाहती हूँ, और बहुत जो लोगों से, कांग्रेस के लोगों से जब मैंने बात की ये सारे डेवलपमेंट्स होने के बाद, कांग्रेस में बहुत लोग, अभी आप मान लो कि ओबीसी हो गया, दलित हो गया या माइनॉरिटीज हो गया, दो बड़े कास्ट है कर्नाटका में, एक है ओक्कलिगा और एक है लिंगायत जी। ओक्कलिगा के लिए जेडीएस है, लिंगायत के लिए बीजेपी है। ये तो बाय डिफॉल्ट सेट नॉर्म है, कहीं पे भी इट्स नॉट दैट कंफ्यूजन नहीं है इसमें। पर जो अहिंदा, जो मैंने कहा कि माइनॉरिटी, ओबीसी, दलित, ये सारे जो वोटर्स हैं, तो उन लोगों के लिए एक पार्टी था, और उन लोगों ने सोचा था कि ठीक है हमारे लिए जो है वो शायद कांग्रेस है, तो फिर इसलिए वो सारा वोट हमेशा कंसोलिडेट होके कांग्रेस को 2013 में हो गया या 2018 में आप देख लीजिए, तो फिर वो कंसोलिडेट होके कांग्रेस पे आ रहे थे। पर इस बार लिंगायत को इतना ज्यादा स्ट्रेस देने के बाद एक तरफ ये भी डर है कांग्रेस को कि जो हमारा कोर वोट बैंक है
वो क्या हमसे थोड़ा पीछे हट सकता है क्या? पर पीछे हट के वो लोग जाके बीजेपी को वोट करेंगे, ये तो मैं दावे के साथ बिल्कुल नहीं कह सकती हूँ। जो लीडर है, तो फिर जो सेकंड लाइन लीडर्स है, तो उन लोगों का डर है, क्योंकि सेकंड लाइन लीडर्स को भी आप अगर देखोगे कांग्रेस में, वो ज्यादातर कोई बड़ा लिंगायत नेता नहीं है। वो जो छोटे छोटे जैसे कुरुबा समुदाय है, जो सिद्धरामैया आते हैं, तो फिर उनको कंसोलिडेट करके उन्होंने ओबीसी का बड़ा नेता बन गया। और जैसा मराठास है, तो फिर उनको कंसोलिडेट करके कोई और है। तो जैसे छोटे मोटे समुदाय के जो नेता है, जो बड़ा बनना चाह रहे हैं कांग्रेस में, तो फिर उन लोगों को डर है कि इतना हम लिंगायत करके क्या इस चुनाव के बाद क्या होने वाला है कांग्रेस को, और इस चुनाव पे इससे क्या फायदा होने वाला है, इससे क्या हमारा जो कोर वोटर्स है वो डर के पीछे नहीं जा रहे क्या? ठीक है स्वाति जी, लेकिन इसमें एक सवाल ये है स्वाति जी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, इसमें एक सवाल ये है, जब हम लिंगायत की बात कर रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी की बात कर रहे हैं, लिंगायत, दो बड़े लिंगायत नेताओं के कांग्रेस में जाते ही कांग्रेस में खुशी थी, कांग्रेस को मिल रहा था कि दो लिंगायत नेता आ रहे हैं, जो भी मिल रहा है पकड़ लो, ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी ग्रैबिंग होती है पॉलिटिक्स में। लेकिन वहीं पे उनके जाते ही बीजेपी को एक बड़ी मीटिंग करनी पड़ी, सीएम बोम्मई उसमें शामिल थे, और उस मीटिंग में यह हुआ कि अभी भी लिंगायत, ये इस बात को बार बार मजबूती के साथ कहा गया कि अभी भी लिंगायत बीजेपी के साथ हैं, अभी भी लिंगायत कांग्रेस के साथ नहीं गए हैं, और कांग्रेस ने लिंगायतों का अपमान किया है। इस तरह की जब घटनाएं होती हैं पॉलिटिक्स में, जब बड़े नेता पार्टी छोड़ के जाते हैं, बड़े नेता मतलब पूर्व सीएम छोड़ के पार्टी चला गया और छोड़ के जाते हैं, तो आपको एक मीटिंग करनी पड़ती है, तो हम पत्रकारों को पता चलता है कि साहब यहाँ पे ना कुछ बड़ा हो चुका है। तो क्या बीजेपी के लिए ये शट्टार का और सऊदी का जाना एक बड़ा डेंट है, या कोई उतना बड़ा डेंट नहीं है, बोम्मई सही है अपनी जगह? प्लीज बताइए इस पे। ये डेंट अगर शायद आप मान लो कि अगर येडियुरप्पा जैसे 2013 में 2012 में बीजेपी छोड़ के गए थे, तो फिर उनका नाम पे कम से कम 30 से 35 सीट्स थे जो उनके नाम पे लड़ना चाहते और उनके नाम से चुनाव होता। पर अभी जो दो लोग गए हैं, तो फिर उनके नाम से कोई चुनाव नहीं चल रहे और उनके नाम पे बहुत सारे सीट्स अवलंबित नहीं है। ये तो सबसे बड़े जानने वाली चीज है। पर ये जरूर है कि बीजेपी को नुकसान इस तरफ हो रहे कि जब बार बार कांग्रेस टोक रहे कि आप लिंगायत विरोधी बन गए। आप मान लो एक दो मीम्स भी आ गए कि देखो जो 67 इयर्स का सुरेश कुमार है, जो बैंगलोर से है, वो एक ब्राह्मण समुदाय के नेता है, तो फिर उनको आप टिकट दे रहे, और जो सेम 67 इयर्स का जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे शट्टार है, वो लिंगायत समुदाय से है, तो उनको आप टिकट डिनाई कर रहे हो। तो फिर इसका मतलब क्या है? तो आप क्या प्रूव करना चाहते हो? आप लिंगायत के खिलाफ हो, आपके जो वोट बैंक है, तो फिर उससे आप दूर जा रहे हो। तो ये बार बार कोशिश करने के लिए बीजेपी कांग्रेस तो जरूर कोशिश की इसको प्रोजेक्ट करने के लिए। पर 2 दिन पहले ही बीजेपी ने एक दाल लगाया कि ठीक है, हम तो लिंगायत विरोधी है जैसे आप कह रहे, तो फिर आप तो बड़े लिंगायत कह रहे, तो फिर आप एक लिंगायत मुख्यमंत्री घोषित कर लीजिए कांग्रेस से, हम देख लेते। ये पॉसिबल है क्या आपसे? पर इसके लिए कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं था। मैं जो बोल रही थी, मैं वहीं पे मुद्दे को लेके आ रही थी कि देख लीजिए, आप जितने भी लिंगायत नेता अगर कांग्रेस के लिए जाएंगे, तो फिर वो कांग्रेस के लिए बेहतर है ही है। जब कोई लिंगायत नेता ही नहीं है, तो फिर एमपी पाटिल जो लिंगायत नेता है और जिन्होंने एक पब्लिसिटी लेने की कोशिश की, स्पेशली विद रेस्पेक्ट टू वीरशैव लिंगायत का जो बंटवारा चल रहा था उसको इश्यू को लेकर, पर वो एक मास लीडर नहीं है जो 10-15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो मुंबई कर्नाटका हम कहते हैं उसके ऊपर उनका असर पड़े। पर अभी जो भी जा रहे हैं, तो फिर कांग्रेस के लिए तो वो तो फायदा है ही है, पर ये बीजेपी के लिए क्या बड़े नुकसान है? कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज बिल्कुल नहीं है, पर जो मैं कह रही थी कि एक नैरेटिवलेस चुनाव पे अगर इसको नैरेटिव कांग्रेस बनाने में कामयाब हो गए, ये तो जरूर नुकसान है बीजेपी। एक इसमें कांग्रेस वाले में एक फैक्टर है जो कई बार आया, कितनी पक्की खबर है मुझे नहीं पता, कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया में टिकट के बंटवारे को लेकर टसल हुआ है कि हमारे करीबियों को टिकट दिया जाए। हर चुनाव में ऐसा होता है। ये क्या कांग्रेस के लिए क्या चिंतित करने वाला फैक्टर है जितना बीजेपी के लिए है? क्योंकि इस बहस के शुरुआत में मैं बोल रहा था कि बीजेपी के टिकट बंट रहे हैं, तो इधर भी कुछ विधानसभा चुनाव में कई बार भगदड़ देखने को मची है। कांग्रेस में क्या स्थिति रही टिकट बंटवारे के बाद? सब कुछ शांत रहा वहां पे, क्या वहां पे भी थोड़ा अनरेस्ट देखने को मिला है? टिकट बंटवारे में चाहे कोई भी पार्टी हो या लोकल पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, अब अगर आप रीजनल पार्टी जेडीएस का अगर आप देख लेंगे, तो फिर
जहाँ पे जिसका असर तो सिर्फ 30-35 सीटों पे है और टिकट बंटवारा सीरियसली 50 सीटों पे होता है, तो फिर फॉर द नेम सेक 100 सीट्स पे उनका मतलब जस्ट कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिया जाए, तो फिर वहां पे भी इतना बड़ा शोर मचा था इस बार की जेडीएस में 2 बायों के बीच में लड़ाई चल गई, तो फिर दूसरे बड़े भाई की बीवी जो भवानी रेवन्ना है, तो फिर उनको टिकट देना है। पर ये एक बड़ा नेशनल पार्टी होने के नाते कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये तो बहुत सामान्य की बात है कि हाँ, तो फिर टिकट बंटवारे में चर्चा तो जरूर हुई, टिकट बंटवारे में मेरा चलना है मेरा चलना है, ये जो टसल है, जो पावर फाइट है, ये तो जरूर। इन सब के बीच में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स, मतलब शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में टिकट को लेकर जो टसल है वो तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। एक छोटा इंटरेस्टिंग टसल क्या कह लें पॉलिटिक्स है जनता दल की, और जनता दल इस चुनाव में किस मूड में है, क्योंकि देखने में तो ये लग रहा है कि जनता दल इस चुनाव में भी मतलब उसका एम छोटा है, बहुत बहुत फैला के चुनाव नहीं लड़ना है, छोटा चुनाव लड़ना है ताकि हम किंग मेकर की भूमिका में रहें। बीजेपी को या कांग्रेस को हमारे पास आना पड़े कि हम साहब आपसे गठबंधन करना चाहते हैं, गठबंधन पक्का हो जाए तो हम लोग फिर सीएम तय करेंगे। क्या जनता दल की पॉलिटिक्स किस रास्ते पे है अभी वहां पे कर्नाटक में, वो किधर जा रहे हैं, किस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा खोल के बताइए इसको स्वाति जी। देख लीजिए क्या है कि चाहे कोई भी रीजनल पार्टी, खास करके दक्षिण भारत में जितनी भी रीजनल पार्टीज बड़ी बड़ी, और उसमें तो दूसरे राज्य का दिक्कत नहीं होता है कि तो फिर टक्कर तो रीजनल पार्टी और रीजनल पार्टी के बीच में होता है। पर यहाँ पे दिक्कत ये है कि 2 नेशनल पार्टी के बीच में एक रीजनल पार्टी है, और दोनों नेशनल पार्टी इतने मजबूत है कि एक नॉर्थ कर्नाटका में पूरी तरीके से फैले हुई है, एक मैसूर कर्नाटका में पूरी तरीके से फैले हुए है। तो फिर इस राज्य में दिस इज अ वेरी कंफ्यूजिंग सिचुएशन हमेशा जो पैदा होते हैं कि जेडीएस क्या करते हैं, जेडीएस किस तरफ उनका फांसी लगाते हैं, जेडीएस किस तरफ उनका कार्ड्स खेलते हैं, और जेडीएस क्या डिसाइड करते हैं, कुमारस्वामी क्या बोलते हैं, एचडी देवेगौड़ा जी क्या बोलते हैं, उसके ऊपर चुनाव निर्णय होते हैं, या उसके ऊपर ये जो सरकार जो बनती है तो उसके ऊपर डिसाइड होते हैं। और ये अभी से नहीं, लगभग 20-30 साल से कर्नाटका में चल रहे हैं, और 2018 में तो हम सब देखे हैं, तो फिर हमने सोच रहे थे कि एक तरफ से हाँ हाईएस्ट मेजॉरिटी तो बीजेपी को बना है, तो फिर देखते देखते कांग्रेस और जेडीएस का सरकार बन गया। पर इस बार भी कांग्रेस जितने कोशिश कर रहे कि पूर्ण बहुमत के पास आ जाए, जेडीएस उतनी ही कोशिश कर रहे कि कैसे कांग्रेस को थोड़ा पीछे रखे, बीजेपी को थोड़ा पीछे रखे, दोनों को 100 पे हटका के हम 30-35 तक पहुंच जाए, ताकि हम एक पावर टसल में रहे। और मान लीजिए अगर दोनों 100 पे आ गए, दोनों का बराबरी अगर 200 सीट तक आ गए, तो फिर अगर आपके पास 24 सीट भी है, तो फिर इस बार जेडीएस की मदद करना पड़ेगा कि सरकार बने। ये आप हमेशा कहा है, वैसे इस बार भी रिपीट होगा। ये आप कहते कुंडली पा के कहते, तो फिर आप कुछ भी कह लीजिए, पर ये क्या है, मुझे अभी भी याद है 2018 में चुनाव होने के बाद, सरकार बनने के बाद एक साल का जो कुमारस्वामी का सरकार चला, बहुत लोग उससे नफरत थे, सोशल मीडिया में बहुत सारे उनके खिलाफ बातचीत चर्चा चल रही थी, रोज मीडिया में उनके खिलाफ मतलब सरकार के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप चलता रहा। तो फिर एक साल के बाद जब 2019 का चुनाव चला, तो 2019 में बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के अलायंस बहुत बुरी तरीके से हार गए। एक ही सांसद दिल्ली तक पहुंचे, पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा तक हार गए उस चुनाव में। तो फिर उसके बाद बहुत लोगों को, पॉलिटिकल पंडित्स को लगा कि बस जेडीएस का खत्म हो गया। तो फिर ये एक मौका था जेडीएस को भी कांग्रेस की अलायंस से बाहर आने के लिए, और कांग्रेस सबसे पहले तो इस खिलाफ, खास करके सिद्धरामैया तो इसके खिलाफ थे, और बहुत लोग, जो 16 लोग निकल गए कांग्रेस से बीजेपी के लिए, तो फिर वो ज्यादातर सिद्धरामैया का फॉलोअर्स थे। तो उस समय से लोगों को लग रहे थे कि जेडीएस अभी 2023 के चुनाव पे खत्म होने वाला है। पर 2023 के चुनाव पे मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, जेडीएस थोड़ा और स्ट्रांग बन के आए हैं, नॉट बिकॉज ऑफ जेडीएस का कैपेबिलिटीज की वजह से नहीं, जेडीएस में जितने भी
नेता अभी शामिल हो रहे हैं, तो फिर जिनको टिकट बीजेपी से नहीं मिल रहे वो तो जेडीएस पे जा रहे, जिनको टिकट कांग्रेस से नहीं मिल रहे वो तो जेडीएस पे जा रहे। बड़े नेता के बाद छोड़ दीजिए, जैसे शट्टर हो गया, सऊदी हो गया, वो लोग कांग्रेस पे जा रहे, पर जो सेकंड लाइन लीडर्स जो है वो लोग जेडीएस पे जा रहे हैं और वहां पे उनका आगे का भविष्य देख रहे हैं और इस चुनाव का दावे लगा रहे हैं। और जो भी गए हैं ऐसे लोग, ऐसे नेता नहीं है कि जो सेकंड प्लेस में थर्ड प्लेस में आएंगे, जो गए हैं ऐसे नेता है कि जिन्होंने थोड़ा और ताकत लगाने से और जेडीएस को जो फंडामेंटल वोट थे वो मिलाने से इस बार चुनाव जीत सकते हैं। जो 22 में जो जेडीएस का स्थिति रहा, तो एक पंचरत्न यात्रा शुरू किया कुमारस्वामी ने, तो फिर वहां से कम 5 से 6 सीट बढ़ गए। तो इसके बाद जो भी माइग्रेशन हुआ है, ये माइग्रेशन के बाद जेडीएस अभी जो मुझे लग रहा है 28 से 30 सीट तक लग रहे, अगर 28 सीट तक भी जेडीएस पहुंच गए, इसका मतलब समझना है कि तो सरकार बनाने के लिए रीच आउट करना पड़ेगा कांग्रेस या बीजेपी को। हाँ एग्जैक्टली, 90 के आसपास रहने का। हाँ अच्छा, स्वाति जी एक दो छोटे छोटे सवाल हैं मैं आपसे पूछ लूं। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, साउथ से होते हुए कर्नाटक में भी रही और वहाँ पर भी जो समय गुजारा राहुल गांधी ने, तो एक और यात्रा की बात शुरू हुई जो मुरली मनोहर जोशी ने निकाली थी, भारत स्वाभिमान यात्रा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसका नाम था। जिस समय वो यात्रा निकलती है, जिसके 2 साल बाद 1992 में वो यात्रा निकली थी, जिसके बाद 1994 में हुबली धारवाड़ वाले ईदगाह मैदान में तिरंगा फहराने की घटना होती है, जिसमें फायरिंग होती है। मोइली को, वीरप्पा मोइली उसमें सीएम हुआ करते थे, मोइली को कहा जाता है कि ये दूसरे मुलायम सिंह यादव हैं, कर्नाटक के मुलायम सिंह यादव जिन्होंने तिरंगा झंडा फहराने वालों पे गोली चला दी थी। तो एक वो यात्रा थी मुरली मनोहर जोशी की, जिसके बाद कहा गया उस घटना के बाद बीजेपी को थोड़ा एज मिलता था, कांग्रेस सत्ता में से गिरती है, जनता दल फिर से आता है फलक पे वहां पे, और जी को गिरफ्तार भी हो गए। हाँ जी, और इस बार भारत जोड़ो यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की स्थिति में होगी, क्योंकि ये खबरें उड़ रही होंगी कि जनता दल जेडीएस जो है वोट काटेगा तो कांग्रेस के ही वोट काटेगा सबसे अधिक, बीजेपी को भी डेंट करेगा लेकिन सबसे अधिक डेंट करेगा तो कांग्रेस को करेगा। तो क्या कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की कुछ कमाल कर पाई या अभी भी वहां पे दिक्कत बनी हुई है कांग्रेस के लिए? देख लीजिए, कांग्रेस या जेडीएस का टसल फाइट कर्नाटका में, मैं उस समय वही कह रहे थे कि कर्नाटका इज अ वेरी पेक्यूलियर स्टेट विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल पार्टीज आर कंसर्न्ड। दूसरी स्टेट्स में एक जो फाइट है वो तो डायरेक्ट फाइट होता है, पर कर्नाटका में ट्रायंगुलर फाइट है, और ट्रायंगुलर फाइट भी ऐसे है कि जैसे थोड़ा अर्बन सीट्स है। अगर बैंगलोर में थोड़े बहुत सीट्स है जहां पे ट्रायंगुलर फाइट है बिटवीन जेडीएस, बीजेपी और कांग्रेस, अगर आप ओल्ड मैसूर रीजन पे देख लेंगे तो फिर वहां पे जेडीएस वोट्स काटा है तो फिर किसका वोट्स काटे? बीजेपी का कैंडिडेट अगर आप फील्ड करोगे तो भी जहां पे असर ही नहीं है, जहां पे वेव नहीं है, जहां पे लोगों को जानते नहीं है, तो फिर जहां पे संगठन मजबूत नहीं हुआ है, अभी तो बीजेपी उसके ये काम कर रहे हैं, तो फिर जो इंडिपेंडेंट सांसद रहे, बड़े नेता दिवंगत बड़े फिल्म स्टार अमरीश का पत्नी जो सुमलता अमरीश है, तो फिर उसको समर्थन में ले लिया, उन्होंने समर्थन दे दी बीजेपी को और उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव पे मैं बीजेपी के लिए कैंपेनिंग करूंगी। तो उससे अभी अभी संगठन शुरू हो रहे हैं, पर ओल्ड मैसूर रीजन में भी या आप देखोगे थोड़ा बहुत कोलार रीजन पे भी, इन सारे जगहों पे जो फाइट है वो कांग्रेस और जेडीएस के बीच में है। यहाँ पे सवाल पैदा ही नहीं होते कि जेडीएस कांग्रेस का वोट्स काटे। पर हाँ, जब आप सेंट्रल कर्नाटका पे आओगे, जहाँ पे तुमकुर हो गया, थोड़ा चित्रदुर्ग हो गया, दावणगेरे हो गया, ये सारे जो रीजन्स हैं, यहाँ पे जब आप आओगे, यहाँ पे थोड़ी बहुत मुसीबत जरूर है कांग्रेस को कि बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस का ट्रायंगुलर फाइट होता है, और वहां पे जेडीएस कुछ वोट्स कांग्रेस का काट सकते हैं। और थोड़ा अगर आप ऊपर जाओगे तो फिर जैसे कल्याण कर्नाटका हो गया, कित्तूर कर्नाटका हो गया, कित्तूर कर्नाटका मतलब मुंबई कर्नाटका, कल्याण कर्नाटका मतलब हैदराबाद कर्नाटका, तो कोस्टल कर्नाटका हो गया। यहाँ पे फिर से वो मुद्दा आ जाता है कि जहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस का डायरेक्ट फाइट चल रहा है, जहाँ पे जेडीएस का कोई असर नहीं। तो 10-15 सीट्स ऐसे हैं जहां पे पूरा कर्नाटका में ट्रायंगुलर फाइट जरूर होता है, पर इसके अलावा जेडीएस और कांग्रेस हमेशा डायरेक्ट फाइट ही कर रहा है। जो ओल्ड मैसूर रीजन हम
जो कहते हैं जहां पे जेडीएस और कांग्रेस मजबूत है। और पिछले 2018 के चुनाव पे तो मुद्दा यही था, लिंगायत विरोधी सिद्धरामैया और उकलिका विरोधी सिद्धरामैया और हिंदू विरोधी सिद्धरामैया। तो फिर पूरा चुनाव सिद्धरामैया के खिलाफ चला था। तो फिर उस समय भी अगर आप देख लोगे तो फिर जेडीएस was at its best, that was 36 सीट्स, और वो जहां पे जेडीएस गार्नर कर पाई वो तो मंड्या था, 1-2 सीट बैंगलोर में आ गए, तो फिर कोलार में उन्होंने अपने ताकत दिखाए, तो फिर पूरा ओल्ड मैसूर रीजन में मैसूर की बेल्ट पे जेडीएस ने अच्छा परफॉर्म की। पर इसके अलावा जहां पे भी आप देखोगे तो फिर वो तो डायरेक्ट फाइट रहा बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी। तो जेडीएस का वोट काटने की स्थिति नहीं आती, और उससे तो भारत जोड़ो यात्रा कुछ असर पड़ा है, क्योंकि सबसे पहले भारत जोड़ो एक कांग्रेस का यात्रा रहा, एक इलेक्शन नैरेटिव या इलेक्शन का तैयारी का शुरुआत तो भारत जोड़ो यात्रा से हुई। पर अगर आप मुझसे पूछो कि राहुल गांधी कर्नाटका पे आने से या राहुल गांधी उतना चलने से कर्नाटका में कुछ असर पड़ा, मैं राहुल गांधी को या भारत जोड़ो को इधर मुख्य भूमिका में नहीं रखना चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये रखूंगी कि भारत जोड़ो यात्रा एज अ किक स्टार्ट फॉर इलेक्शन कैंपेनिंग जरूर मदद की कांग्रेस की। ओके, आखिरी छोटा सा सवाल, कितनी सच खबर है कि बीजेपी ऑलरेडी जेडीएस से बातचीत करने में लग गई है? ये सब खबर में कितनी सच्चाई है? देख लीजिए, पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, और जैसे सत्ता बनती है, जिसको सत्ता मिलती है वो भी शायद आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी ही है, खास करके भारत। और ऐसे नहीं कि सिर्फ जेडीएस बातचीत चल रहा है, कांग्रेस का भी बातचीत चल रही है। पहले बातचीत चल रही है। हाँ, हालांकि दोनों को बातचीत चल रही है जेडीएस ये तो सर। पर ये बात अभी बहुत जानना बहुत जरूरी है। 2024 के चुनाव से पहले जेडीएस किस तरफ जाना चाहते हैं। एक तरफ एक थर्ड ट्रेंड की बात जो देश के अंदर चल रहा है, तो जेडीएस को 2024 की इक्वेशन देखना होगा अपना। एग्जैक्टली 2024 में इक्वेशन देखना होगा। केसीआर और ममता बनर्जी ऑलरेडी घोषित कर दिया कि हम जेडीएस के लिए आगे कर्नाटका में चुनाव प्रचार करने वाले, और नीतीश कुमार और केसीआर का बीच का जो इक्वेशंस रहा वो तो हम 6-7 महीने से देख ही रहे। जैसे नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ के निकल गए बिहार में और उनका सरकार बन गए कांग्रेस तेजस्वी यादव के साथ, तो फिर उनके साथ तो फिर जो उन्होंने कोशिश कर रहे कि अगेन कांग्रेस प्लस या कांग्रेस माइनस जो थर्ड पार्टी शामिल करना है हम, तो फिर उसके लिए जो चर्चा चल रही है तो फिर उसको हम देख रहे हैं। और ये भी एक अनहर्ड अनरिपोर्टेड कहानी है कि टीआरएस पार्टी जो तेलंगाना से है, वो जो अभी भारत राष्ट्रीय समिति बन चुका है, तो फिर वो अभी थोड़े बहुत फंडिंग भी कर रहे हैं जेडीएस को इस चुनाव पे, ताकि वो डिसाइडिंग स्टेट पे आ जाए। अगर कांग्रेस को थोड़ी बहुत सीट्स कम हो गए तो फिर इसका मतलब वो मदद करे कांग्रेस को सरकार बनाने में। पर ये सारे चीज ध्यान पे रखते हुए जेडीएस कहाँ जाता है, ये सबसे बड़े पूछने के सवाल है। पर ये तो जरूर है कि बहुत सारे बीजेपी के लोग, बहुत सारे पत्रकार से तो कह के जा रहे हैं कि कोई बात नहीं, कितने भी सीट्स आए सरकार तो हम ही बनाने वाले। पर इसका मतलब ये तो सच है कि कोई खुल के नहीं कह रहे कि हमारी बात किससे हो रही है कि क्या होने वाला है, पर सरकार तो हम ही बनाएंगे कितने भी सीट्स आए। तो शायद इसका मतलब ये हो सकता है कि सब लोग जेडीएस को अपने वाले मान के चल रहे हैं। हाँ, सब अपने लेवल पे बातचीत तो जरूर कर रहे हैं। कर्नाटक में 10 मई को वोट पड़ेंगे, 13 मई को चुनावी नतीजे आएंगे। हमारी सहयोगी जीशा और सोनल की टीम, साथ में करमजीत हैं हमारे वीडियो जर्नलिस्ट, ये लोग ऑलरेडी ग्राउंड पे मौजूद हैं। हम लोग भी आएंगे कर्नाटक, घूमेंगे फिरेंगे, बतियाने की कोशिश करेंगे, तापमान जानने की कोशिश करेंगे।